हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स सीए इंटरमीडिएट के लिए। सबसे बड़ी बात हम जो करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स वो करने जा रहे हैं आईसीआई के मॉड्यूल से। पहली बार आज तक कोई भी टीचर कभी भी आईसीआई के मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने अच्छे टीचर को बेवकूफ़ बता रहे। नहीं मेरे भाई, मैं टीचर को बेवकूफ़ नहीं बता रहा, बट ये जो टीचिंग का जो बिजनेस बन गया है मैं इसे बेवकूफ़ी बता रहा हूँ। लोगों ने बिजनेस बना लिया है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बच्चा पढ़ना चाहता है बट फीस 20,000, 25,000, 15,000 कहाँ से लाएं। आईसीआई की रजिस्ट्रेशन फीस इतनी नहीं है जितने कोचिंग में पैसे वेस्ट हो जाते हैं बच्चे के। मैंने खुद झेला है, मेरे कई फ्रेंड्स ने झेला है। तो बेटा टेंशन नहीं लेना है, हम आ चुके हैं। सर पैसे तो दे दिए बट कंसेप्ट समझ नहीं आता। रिवीजन प्रॉब्लम सर कैसे करें, क्या करें। अरे मेरे भाई मत ले टेंशन, फ्री क्लासेस है ना। टुगेदर वी कैन ब्रिंग चेंज। इस परिवर्तन ला सकते हैं इस समाज में। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना है और कुछ नहीं। सर प्यार बांटना है, क्लास पढ़ना है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर आप। बेटा आज तुझे समझ आ जाएगी तो फिर तू जीवन भर के लिए समझ लेगा। प्यार बांटना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। सर इंस्टीट्यूट का मॉडल तो बकवास है। नहीं बेटा नहीं, ये बातें हो चुकी है पुरानी। ये 5 साल पहले की तू बता रहा है कहानी। अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं, अब ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने पिछले 5 सालों से इतनी मेहनत की है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने बहुत मेहनत की है, और वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल आज की डेट में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है। मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मॉड्यूल आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी compete नहीं कर सकता, इतने अच्छे मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने बना दिए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोगों ने अगर प्राइवेट कोचिंग कर ली है वो भी एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को पढ़ें। शुरू कर दें आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में जो हम कवर करने वाले मैं आपको बता दूं, आज की क्लासेस में हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हमारा होगा टैक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, पावर टू लेवाई टैक्सेस। उसके साथ हम समझेंगे इनकम टैक्स की ब्रीफ हिस्ट्री, इनकम टैक्स कहाँ से आया, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम इनकम टैक्स पे रेट या इनकम टैक्स कैलकुलेट करना कैसे होता है वो भी सीख लेंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन सर कुछ बच्चे अभी भी बोलेंगे सर क्या करें, रोज़ पढ़ते हैं, थक गए, परेशान हो चुके हैं, हमें नहीं पढ़ना इनकम टैक्स। कोविड-19 ने परेशान कर रखा है सर, बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो ऐसे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मेरे दोस्त गौर फरमाइए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है साहब मंजिल को पाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, केवल सोच लेने से कि मैंने 50 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़, नहीं होगा। जब तक इसे आप बार बार एग्ज़ाम ना हो तब तक करें। तो चलना ज़रूरी है अपनी मंजिल को पाने के लिए। चलते रहो मेरे दोस्त, थको मत कि मन नहीं लग रहा। ये आज की परेशानी कल आपका इंजॉयमेंट है मेरे दोस्त। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ले लो, कल पूरे मज़े मिलेंगे। मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो मुझसे। आइए समझते हैं पहले टैक्स होता क्या है। बेसिकली टैक्स एक तरीके का चार्ज लगता है हमारे ऊपर। गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज़ करती है, जैसे रोड वगैरह ये सारी चीज़ें बनवाती है, एजुकेशन में पैसा लगाती है, डिफेंस में पैसा लगाती है। तो गवर्नमेंट जितना भी टैक्स हमसे कलेक्ट करती है वो यूटिलाइज़ करती है हमारे ही भले के लिए। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर हिंदी में, और सेकेंडरी हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनकम और वेल्थ पर लगता है किसी पर्सन की। यानी अगर कोई पर्सन, सपोज मिस्टर ए इज़ ए पर्सन, इज़ अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर एनम, देन उसकी इनकम पर जो लगने वाला टैक्स है वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस पर लगता है। उसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया मिस्टर ए का कि वो 5 लाख रुपीज़ पर एनम कमाते हैं। तो मिस्टर ए पैसे कमाने के साथ साथ कुछ गुड्स भी खरीदते होंगे, जैसे कि फ्रिज या फिर टीवी, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा, या कोई सर्विस लेते होंगे जैसे
हेयर कटिंग की सर्विस है, जिम की सर्विस है, ये सारी सर्विसेज भी वो कंज्यूम करते होंगे, तो उस पे लगने वाला टैक्स जीएसटी जो लगता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे हमारे लिए 40 मार्क्स का अलग से इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है जीएसटी, तो जब हम जीएसटी पढ़ेंगे 40 मार्क्स का तो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। आइए टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बाद हम चलते हैं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। गवर्नमेंट जो है हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए टैक्स लगाती है। सो हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं कि वाई टैक्सेस आर लेविड। गवर्नमेंट उस पैसे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है टैक्स का उसे डिफेंस में लगाती है या एजुकेशन में यूटिलाइज करती है, हेल्थ केयर के लिए यूटिलाइज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, पावर टू लेवाई टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसमें एक आर्टिकल है 265। आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी अथॉरिटी वो टैक्स लगा नहीं सकती ना ही कलेक्ट कर सकती, एक्सेप्ट जब तक के लिए उस टैक्स लगाने या कलेक्ट करने के लिए लॉ ना बने। यानी नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। यानी अगर गवर्नमेंट है उसे टैक्स कलेक्ट करना है या लेवाइड करना है तो उसे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है सर? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि दो तरह की गवर्नमेंट्स होती है और दोनों गवर्नमेंट्स के पास अपने अपने एरियाज में कुछ पावर होती है। जैसे हमारे यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की एक गवर्नमेंट हो गई वो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के ऊपर पूरे जो इंडिया है उसमें कंट्रोल करती है सेंटर गवर्नमेंट, यानी फेडरल सिस्टम है। तो इसी फेडरल सिस्टम को आर्टिकल में पावर दी हुई है। एरियाज हैं या कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें आप अपने लिए लॉ बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 246 की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं। फर्स्ट हमारी है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को पावर, एक्सक्लूसिव पावर, यानी सिर्फ पार्लियामेंट इसमें कर सकता है और कोई इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता। पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉ बना सकता है, उन मैटर्स पे बना सकता है जो यूनियन लिस्ट में स्पेसिफाई किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी हुई है एक्सक्लूसिवली कि जो स्टेट लिस्ट में मैटर्स है उनके ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी बोथ पार्लियामेंट और स्टेट। कंकरेंट लिस्ट में हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को पावर दी हुई कि दोनों के पास पावर है कि वो कंबाइन होके लॉ बना सकते हैं कुछ एरियाज पर, कुछ मैटर्स पर, जिसमें वो कंबाइनली रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इनकम टैक्स की कि इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में फॉल करता है। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स जो है यूनियन लिस्ट में फॉल करता है और यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82। कौन सी एंट्री? रिपीट कीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है। एंट्री नंबर 82, एंट्री 82, एंट्री 82 में यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 में इनकम टैक्स फॉल करता है। और आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246, उसका 7th शेड्यूल और उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 82 में ये पावर दी हुई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक लॉ बना सकती है जो इनकम पर टैक्स लगाए अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यानी सिंपली कहना क्या चाहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोगों की इनकम पर टैक्स लगा सकती है, बट कौन सी इनकम पर? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सभी इनकम पर, बट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। 5 तरह के कंपोनेंट्स हम बात करते हैं जब भी इनकम टैक्स के कंपोनेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा इनकम टैक्स। नेक्स्ट इज हमारा फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। ये जो लास्ट पार्ट है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, ये हमारा फाइनल का पार्ट है। आइए जरा कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स 1961 की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट आया था, वो आया था 24 जुलाई 1860 और इसका क्रेडिट जाता है जेम्स विल्सन को, जो उस समय के फाइनेंस मेंबर थे
जेम्स विल्सन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, इसे 5 साल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल किया गया था उस टाइम। 5 साल के लिए एप्लीकेबल करने के बाद ये बंद कर दिया गया था, यानी 1865 तक ये चला था इनकम टैक्स एक्ट, और उसके बाद ये एक्ट उस समय विड्रॉ कर लिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, इस एक्ट को दोबारा रिफॉर्म करके 1866 में उस समय के जो वाइस राय और गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने इसे री इंट्रोड्यूस किया, जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन। उन्होंने इसे दोबारा इंट्रोड्यूस करके एप्लीकेबल कराया और इनकम टैक्स एक्ट बना 1866। ऐसे चलते 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 बीच में अमेंडमेंट्स आती रही, काफ़ी चेंजेस आते रहे, एक प्रॉपर एक्ट बना। इनकम टैक्स एक्ट प्रॉपर बन पाया 1922, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1922 कहलाया इनकम टैक्स एक्ट। साथ में धीरे धीरे 2 साल बाद जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 1924 में इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिया, जो कहलाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे गवर्न करता था, और उसी के अंडर आता था इनकम टैक्स एक्ट 1922। धीरे धीरे हम आज़ादी मिली, 1947 आया, उसमें हम आज़ाद हुए। 1961 में नया इनकम टैक्स बना दिया गया, जो कहलाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आज तक एप्लीकेबल है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना। इसके साथ ही 1964 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक बना CBDT और एक बना CBIC। ये CBDT और CBIC क्या होता है सर? आज की डेट में तो ये CBIC हो गया वैसे, लेकिन उस टाइम ये CBEC था, तो इसलिए सिर्फ मैंने आपको लिखा है, लेकिन एप्लीकेबल कौन सा है हमारा, CBIC। ठीक है। CBDT क्या होता है? CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और CBIC में क्या आता है सर? CBIC में आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने पढ़ा अभी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, GST प्लस कस्टम ड्यूटी, और कुछ केसेस में एक्साइज ड्यूटी वगैरह आज तक चल रही है, वो सब है, बट हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है, हम सिर्फ GST पे ही फोकस करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST आता है, और CBIC की फुल फॉर्म है, मैं आपको यहाँ नहीं लिखवा रहा क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्लास किसके लिए रेलिवेंट है, इनकम टैक्स के लिए। फिर भी मैं बोल देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ी हिस्ट्री इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया 1 अप्रैल 1962 को, और इसके अंदर जो है 1 से लेके 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल हैं इसके अंदर। और अब बात करते हैं सेक्शन और सब सेक्शन एंड क्लॉजेस की। जो हमारा इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हम पढ़। इनकम टैक्स एक्ट आया कब था? ये आया था 1 अप्रैल 1962 में, ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था इंडिया में। और इसमें 1 से लेके 298 तक सेक्शन है, यानी ऑलमोस्ट 300 सेक्शन है। हमें 300 के 300 नहीं पढ़ने, कुछ डिलीट हो चुके हैं, तो घबराने की बात नहीं है। 1 से लेके 298 तक सेक्शंस हैं, और इसमें जो है 14 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल हैं? 14। ओवरऑल हमारे टोटल 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे सेक्शंस हैं 1 से लेके 298 तक। साथ ही सेक्शन के साथ सब सेक्शन, और सब सेक्शन के साथ क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। यानी सिंपली अगर कोई बात लिखी है तो वो लिखी है सेक्शन में, अगर उसके सब सेक्शन में कुछ उससे रेलिवेंट, उस सेक्शन से रेलिवेंट कुछ चीज़ें डिफाइन की गई है तो वो उसके सब सेक्शन में डिफाइन की जाती है। ये हो गया हमारा सेक्शन, ये हो गया सब सेक्शन। अब इस सब सेक्शन का अगर कोई पार्ट बनता है
तो वो कहलाएगा क्लॉज। इसके क्लॉज में अगर कुछ लिखा हुआ है, सपोज ए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे करके सेक्शन के नाम होंगे। क्लॉजेस के नाम हो सकते हैं, सेक्शन सब सेक्शन के नाम हो सकते हैं, सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, ऐसे करके हो सकते हैं सब सेक्शन के हमारे नाम। अब सब सेक्शन के बाद आता है हमारा क्लॉज, यानी सब सेक्शन का अगर कोई पार्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल में लिखा हुआ है तो वो उसके मिलेगा क्लॉज में। और क्लॉज का भी अगर कोई पार्ट है तो वो क्या बन जाएगा, सब क्लॉज। समझ आया? सिंपल, सेक्शन 2, फिर सब सेक्शन 1, उसका क्लोज आई, सब क्लॉज ए। तो लिखेंगे कैसे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई सब क्लॉज ए। इसे हम रीड करेंगे। कहाँ पर आपको सेक्शन बोलना है, कहाँ सब सेक्शन बोलना है, ग्रेजुअली जब हम क्लासेस में पढ़ते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, वो हम सीख लेंगे। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, ये सेक्शन सब सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपली नॉलेज दी जा रही है कि सेक्शन में सब सेक्शन भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं, सब क्लॉजेस भी होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजोज एंड एक्सप्लेनेशन। प्रोविजोज एंड एक्सप्लेनेशन क्या होती है? प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन यानी जो सेक्शन में लिखा है उस वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एक एक्सेप्शन है, वो हमारा कहलाता है प्रोविजो। और एक्सप्लेनेशन होता है कि जो भी सेक्शन में अगर एम्बिगिटी है, सेक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं हो पा रहा है लोगों को, तो वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर कर दिया जाता है कि इस सेक्शन का मतलब ये है। हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा फाइनेंस एक्ट। आते हैं फाइनेंस एक्ट पे। सिंपली नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट होता क्या है? बट हर साल क्या होता है, अमेंडमेंट आ जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस। सो गवर्नमेंट क्या करती है, चेंजेस को लाने के लिए एक बिल बनाती है जिसका नाम दिया जाता है फाइनेंस बिल। ये जो फाइनेंस बिल है, जब तक ये पास नहीं होता, कहाँ पे पास होना चाहिए? पार्लियामेंट में। जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता, प्लस प्रेसिडेंट की इस पे असेंट नहीं मिलती, यानी प्रेसिडेंट अपनी अनुमति या सहमति इस पे जाहिर नहीं करते, तब तक ये क्या कहलाता है? बिल। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं, पार्लियामेंट में पास होना, पार्लियामेंट में पास होने का मतलब है कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउसेस हैं, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अपर हाउस हमारा कौन सा? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा? लोकसभा। तो इन दोनों हाउसेस में वो पास होना चाहिए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की असेंट उसे मिलेगी, तब जाके वो कहलाएगा फाइनेंस एक्ट। यानी बिल क्या कहलाएगा? एक्ट। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा, CAA आया होगा, फिर CAA आने से पहले वो क्या था? CAB। पहले ऑब्जेक्शन उठ रहे थे CAB पर, फिर उसके बाद CAA पर, और अब उठ रहे हैं कोरोना पर। खैर, हम इधर रहते टॉपिक पे। तो CAB क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और ये क्या बना? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी दोनों हाउसेज में पास होने के बाद, हमारे प्रेसिडेंट ने असेंट देने के बाद, वो क्या बन गया? हमारा CAA एक्ट बन गया। यानी पहले होता है बिल, पहले एक ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, वो दोनों हाउसेज में रीड किया जाता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हर साल 1 फरवरी को लाते हैं, आपने सुना भी होगा 1 फेब, यानी बजट आने वाला है, बजट बजट बजट। इसका दूसरा नाम बहुत ही फेमस नाम है बजट। बजट में क्या होता है? सिंपली बजट के साथ साथ बताया जाता है कि ये अब की बार गवर्नमेंट का ये बजट रहने वाला है, और साथ में हम इनकम टैक्स एक्ट में या वेरियस एक्ट में, जैसे कि GST हो गया, कस्टम्स एक्ट हो गया, उसमें चेंजेस हम लाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेंजेस लाते हैं फाइनेंस बिल के थ्रू। जब ये बिल एक्सेप्ट हो जाते हैं दोनों हाउसेस में, प्लस प्रेसिडेंट भी ने एक्सेप्ट असेंट दे देते हैं, अपनी स्टैंप लगा देते हैं, तो उसके बाद ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो क्या सर हमें इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना होगा? आंसर इज यस। इनकम टैक्स एक्ट में वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्लास करेंगे वो सारे प्रोविज़न उसमें ऑलरेडी
कवर्ड है। हम जो फाइनेंस एक्ट कवर करेंगे इस क्लासेस में फाइनेंस एक्ट 2019 करेंगे, सेकंड वाला। ऑल दो ये जो क्लासेस हैं वो नवंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, बट स्टिल चूँकि अभी हमारे पास अमेंडेड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं आया है तो हम फिर भी पुराने ही फाइनेंस एक्ट से करेंगे, और जैसे ही मॉड्यूल अवेलेबल होगा हम फाइनेंस एक्ट 20 से कर लेंगे, और आपकी जितनी भी अमेंडमेंट होगी मैं क्लास ले लूँगा आपकी अमेंडमेंट की क्लास, और साइड बाय साइड में आपकी अमेंडमेंट जो है फटाफट से कवर करा दूँगा। ठीक है। अब जो हमारा फाइनेंस एक्ट आता है उसका एक फर्स्ट शेड्यूल होता है। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। जो पार्ट फर्स्ट होता है उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से रेट होंगे जिस पर टैक्स लगेगा करंट ईयर में। अभी ये वर्ड ध्यान मत देना, असेसमेंट ईयर, इसे भूल जाना, सिर्फ इतना देखो। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर है उसमें किस रेट से इनकम टैक्स लगेगा वो किस में स्पेसिफाई होता है, पार्ट 1 में। और ये पार्ट 1 है किसका, फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसने क्या डिफाइन किया, जो फर्स्ट पार्ट है उसने सिंपली डिफाइन किया कि किस रेट से इनकम टैक्स लगेंगे करंट ईयर में, वो डिफाइन किया। सेकंड पार्ट क्या डिफाइन करता है, सेकंड पार्ट बताता है कि किस रेट से टीडीएस कटेगा, किस रेट से टीडीएस कटेगा। टीडीएस का चैप्टर अलग है तो टीडीएस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली समझ लो कि टीडीएस किस रेट से कटेगा, ये है जो है पार्ट सेकंड बताता है। पार्ट 3 जो है वो बताता है कि सैलरीज पर टीडीएस किस रेट से कटेगा, यानी सैलरीज के लिए अलग टीडीएस का रेट है क्या, आंसर इज यस। वो कौन स्पेसिफाई करता है, फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट पार्ट 3। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 4 जो बताता है रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, यानी नेट एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाए उसके लिए पार्ट 4 है, उसमें रूल्स दिए हुए हैं वो बताते हैं। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सब फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपली अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि किसके टैक्सेस क्या होता है, टैक्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमने देखा कि टैक्स क्यों लगते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है पैसा उसके कहाँ यूटिलाइज करती है, वो चीज़ें हमने देखी, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। उसके बाद देखा हमने पावर, टैक्स लगाने की पावर किसके पास है। इससे करने के बाद हमने ओवरव्यू देखा कि इनकम टैक्स जो लॉ है उसका ओवरव्यू चेक किया, यानी इनकम टैक्स में कितने कितने सारे कंपोनेंट हैं, इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है उसके कितने कंपोनेंट हैं। तो उसमें अभी तक हमने देखा कि 5 जो है हमारे 5 तरह के कंपोनेंट है। फर्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट, सेकंड इज एनुअल फाइनेंस एक्ट, थर्ड इज इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, एंड फिफ्थ इज लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स। तो इनकम टैक्स एक्ट को हमने समझा, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को देखा कि हाँ इनकम टैक्स ऐसे ऐसे 1860 में आया था, 1860 के आने के बाद फिर वो 5 साल के लिए एप्लीकेबल हुआ, फिर 1866 में दोबारा रीइंट्रोड्यूस हुआ, फिर एक अच्छे फॉर्मेट में 1922 में आया, 1922 में एप्लीकेबल होने के बाद फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आए, और 1961 में वो एक कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट हमारा बन गया। उसे हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक किया हमने एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट में देखा कि एनुअल फाइनेंस एक्ट यानी हर साल जो है चेंजेस आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो किसके थ्रू आते हैं, फाइनेंस बिल के। और जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है कहाँ पर, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, प्लस जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और जैसे ही फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। बेसिकली इनकम टैक्स रूल्स होते क्या हैं, सिंपल्स में एक डिटेल प्रोसीजर होती है और एक्ट में सिंपली बातें लिखी होती है कि आपको ये चीज़ें करनी है। सीबीडीटी के पास पावर होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है इनकम टैक्स एक्ट का, इसके लिए वो बनाती है रूल्स इनकम टैक्स, और ये रूल्स कहलाए हुए हैं इनकम टैक्स रूल 1962। रूल्स में भी सब रूल्स, प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन होती हैं, जैसे कि सेक्शंस में बनती है, जैसे कि एक्ट में बनती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान दें, इन केस रूल्स एंड एक्ट इसमें अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी एक्ट में एक बात लिखी हुई है, रूल्स में उसकी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी हुई है, तो उस केस में हमेशा एक्ट प्रिवेल करेगा, ना कि रूल्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स भी सीबीडीटी टाइम टू टाइम निकालती है, और सर्कुलर्स निकालती हैं डाउट, अगर कोई सेक्शन या किसी प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम आती है एसएससी को, या डाउट आते हैं, तो उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स निकाल दिए जाते हैं। सर्कुलर्स निकलते हैं दोनों ऑफिसर्स के लिए भी और एसएससी के लिए भी, बट सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट पर। यानी अगर कोई सर्कुलर
असेसी के फेवर का है तो असेसी उसका एडवांटेज ले सकता है, अगर फेवर का नहीं है तो असेसी उसे मानने से मना भी कर सकता है, उस पर कोई मनाही नहीं है। और डिपार्टमेंट जो है वो बाउंड है उस सर्कुलर से, यानी डिपार्टमेंट को वो सर्कुलर मानना पड़ेगा, असेसी की मर्जी है वो माने या ना माने। क्लियर है, ये हो गए सर्कुलर। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविजंस जो होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के उन्हें इफेक्ट में लाने के लिए। नेक्स्ट केस लो, बेसिकली ये फाइनल का पार्ट है, अभी हमें इतना डिटेल में इसे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट केस लॉज होते क्या है, सिंपली डिस्प्यूट्स होती हैं। असेसी यानी जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, अभी इतना ही समझना। और इनकम टैक्स में होता है असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट, हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट। तो इन केस जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होती है, असेसी जो पर्सन टैक्स देने वाला है और डिपार्टमेंट, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद जो भी उस डिस्प्यूट का रिजल्ट होता है वो कहलाता है केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, और लॉ में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में कोई बात लिखी हुई है और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो वो जजमेंट उसके ऊपर प्रिवेल करती है। क्लियर है, चले नेक्स्ट। ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। इस बात को ध्यान रख लेना, सेक्शन नंबर 4 यानी लेवाई ऑफ इनकम टैक्स, ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट की जान है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट की जान है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड किसके ऊपर, ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अभी इतना ही समझेंगे, यानी इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अब सर पर्सन क्या होता है, पर्सन मीन्स व्हाट, पर्सन सिंपली, हाँ पर्सन सामने वाला जो मुझे देखते हैं चलते फिरते लोग पर्सन, ऐसा हम सोचते हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं है। पर्सन के लिए 7 चीजें उन्होंने डिफाइन की, कितनी, 7। उन्होंने बोला कि पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, पर्सन का मतलब है एचयूएफ, पर्सन का मतलब है एओपी, बीओआई, फर्म, अ कंपनी। कितनी चीजें होगी बेटा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 और एटसेट्रा की जगह लिखो लोकल अथॉरिटी। तो सेक्शन 4 ने क्या बोला, इन सेक्शन 4 ने बोला कि इनकम टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे लगेगा, किसकी टोटल इनकम पे लगेगा, एवरी पर्सन की। और वो टोटल इनकम कौन सी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की। यानी सेक्शन 4 क्या बोलता है, ये जान है पूरे इनकम टैक्स की। अगर ये सेक्शन हटा दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है आपसे इनकम टैक्स ले ले, पूरे जहान में किसी में दम नहीं है जो इनकम टैक्स ले ले। बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन नंबर 4, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलता है ये, इनकम टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम, इनकम टैक्स लगेगा किस पर लगेगा, टोटल इनकम पर लगेगा। किसकी टोटल इनकम पर लगेगा, एवरी पर्सन, हर पर्सन की। और पर्सन हम नीचे पढ़ चुके हैं, ये सब पर्सन है, डिटेल में अभी करते हैं। और वो इनकम कौन सी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की, यानी इनकम कौन सी, प्रीवियस ईयर की। तो इसमें कुछ 3-4 चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही कि सर ये होता कि ये टोटल इनकम क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये पर्सन क्या है। पर्सन तो चलो ये 7 लोगों के नाम बता दिया आपने कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा, ये पर्सन है। नाम तो समझ आ रहे हैं सर, बट ये एचयूएफ, ये एओपी, बीओआई, ये समझ नहीं आ रहा। ये फर्म, चलो फर्म तो हमने सुनी है, हमारे सर की फर्म है या फिर किसी सीए की फर्म होती है। कंपनी का भी हमने नाम सुना है, कंपनी है, बट एओपी, बीओआई, ये सब क्या होता है सर, ये समझ नहीं आ रहा। इंडिविजुअल, ये भी समझ नहीं आ रहा सर। एचयूएफ समझाओ ना सर, ठीक है तो टेंशन की लेते हो, समझाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 4 रिपीट करो मेरे साथ। सेक्शन 4 किस पे लगता है, सेक्शन 4 ने क्या बोला, सेक्शन 4 ने सिंपल बोला कि इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, यानी हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की इनकम, कौन सी इनकम, टोटल इनकम पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। यह सेक्शन 4 बोलता है। क्लियर है, ओके। अब बारी बारी से करते हैं। व्हाट इज टोटल इनकम, सिंपली फर्स्ट टोटल इनकम क्या है, तो बेटा टोटल इनकम जो है वो है पूरे सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का कोर्स है। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो बोल रहे थे इनकम टैक्स बहुत आसान है। आसान है ना, पूरा करेंगे ना इनकम टैक्स, क्यों टेंशन लेते हो, आराम से करेंगे ना।
इनकम टैक्स का टोटल इनकम का समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, ये क्या सर, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासिफाई इनकम अंडर 5 हेड्स, हमारी इनकम जो होती है, हमारी जो इनकम है उसे इनकम टैक्स एक्ट ने 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज सैलरीज, सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑन प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी क्या चीज़ है, इसे करेंगे सर हम रेजिडेंशियल स्टेटस ख़त्म करने के बाद, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद इन सारी इनकम को कंप्यूट करने के बाद अब फिर लगाते हैं क्लबिंग के प्रोविज़न। क्लबिंग, सर ये क्लबिंग क्या है, वो आएगा हमारा जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की क्लास ख़त्म होगी तो क्लबिंग के प्रोविज़न। क्लबिंग के प्रोविज़न लगाने के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसे करने के बाद आएगा हमारा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस करेंगे हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जिसे हम बोलते हैं अंडर चैप्टर 6A। उसे लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल इनकम। सो जितना भी हम करेंगे पूरे इनकम टैक्स एक्ट में वो क्या है, टोटल इनकम ही तो कंप्यूट करेंगे।